Now, after describing about parallel first order decay, now my next article, the next concept is about the series decay. पहले सिचुएशन को समझेंगे, सॉल्यूशन को समझेंगे और फिर इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को भी मैं बताऊंगा. देखिए, A is a nuclei, it undergo decay process and gives you B, and B further decay to give you C. Now this is called a series decay. पहले A से B मिल रहा है, फिर B से C मिल रहा है. A decay to give you B, and this is zero order. और यह जीरो ऑर्डर प्रोसेस है. एट कांस्टेंट रेट C, इधर कांस्टेंट रेट इज इक्वल टू C. जीरो ऑर्डर मतलब कांस्टेंट रेट. A से B कांस्टेंट रेट से मिल रहा है, जीरो ऑर्डर प्रोसेस है, कांस्टेंट रेट से C देता है. कांस्टेंट रेट है C. A से B का मिलना है, कांस्टेंट रेट से रिएक्शन होती रहती है. While B giving you C, this is a first order radioactive decay with rate constant और decay constant. इधर मैं कहता हूं decay constant is lambda. ऐसा कैसे होता है यह भी समझाऊंगा. पहले सिचुएशन को पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं कि कब होता है, कैसे होता है. देखिए, A गिविंग यू B, यह एक जीरो ऑर्डर प्रोसेस है और कांस्टेंट रेट से A B में कन्वर्ट हो रहा है. B जो भी कुछ है, यह फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है. यह इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा है. Initially, at T is equal to 0, A is equal to N naught, while at T equal to 0, B is 0 and C is also 0. अब मेरे सवाल वही है, what is A after time T, what is B after time T, what is C after time T, and plot their graphs. And what is B at infinite time? What is A after time T? And plot for A versus time. What is B after time T? Plot for B versus time. What is C after time T? Plot for C versus time. What is B at infinite time? ये मेरे सारे सवाल है. मैं इन सब बातों को समझाऊंगा. Once again, I'll give you a time of 5 to 10 minutes. 5 से 10 मिनट का समय देता हूं. इसे सोच समझ कर सॉल्व करने की कोशिश करें. A giving you B. This is a zero order process which occurs at constant rate. B giving you C. This is a first order process which occurs with a decay constant of lambda. Initially T equal to 0 पर A की कुछ finite value है N naught which is large. It's large. मैं large भी बोल देता हूं. B is 0 at time initial, C is 0 at initial condition. T टाइम के बाद A कितना रहेगा, T टाइम के बाद B कितना रहेगा, T टाइम के बाद C कितना रहेगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद B कितना रहेगा, एंड कंसेप्चुअलाइज रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम कंडीशन. रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम कंडीशन जरा कंसेप्चुअलाइज कीजिए. मैं ढेर सारी बात इस सिचुएशन को लेकर समझाऊंगा. पहले आप 5 से 10 मिनट के लिए सोचिए प्लीज. नाउ लेट मी स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू. सबसे पहले मैं इससे रिलेटेड मैथमेटिक्स बताता हूं, मैथमेटिकली इसको सॉल्व करता हूं, फिर हम फिजिकली सिचुएशन को विजुअलाइज करेंगे. देखिए, ए गिविंग यू बी, दिस इज अ जीरो ऑर्डर प्रोसेस. का मतलब है माइनस ऑफ
dA by dt. This is at constant rate minus of dA by dt. This would occur at constant rate. The rate of change of A would occur at constant rate C into a to the power 0. A to the power 0 is 1 since it's zero order process. And इधर मैं एक और बात लिखता हूं, जिस भी रेट से A डीके हो रहा है उसी रेट से B बन रहा है. This is also the rate of change of B through path 1. अब इस केस में क्या है, B का जो चेंज है वो दो पाथ से हो रहा है. B एक तो इस रास्ते से बन रहा है और इस रास्ते से डीके हो रहा है. So this is the rate of formation of B through path 1. So this is the rate of formation of B through path 1. अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा. dA इज इक्वल टू माइनस सी dt. इसे इंटीग्रेट कर देता हूं. एट जीरो टाइम A इज n नॉट, आफ्टर टाइम t A इज सम n, और इसे सॉल्व करने पर आ जाएगा n इज इक्वल टू n नॉट माइनस सी टी. A कांस्टेंट रेट से कम होगा. आई कैन ऑलवेज प्लॉट अ ग्राफ फॉर A वर्सेस टाइम. A वर्सेस टाइम के लिए मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं कुछ इस तरह से. A versus time can always be plotted in this manner. At 0 time A is n naught and it decreases linearly like this. This is the meaning of zero order reaction. Zero order reaction goes with constant rate, और zero order process से यदि A कम हो रहा है तो A linearly constant rate से कम होता चला जाएगा. इस बात को बड़े ध्यान से देखिए, समझिए, नोट डाउन कीजिए. ए के लिए ए आफ्टर टाइम टी बनाने के बाद, उससे रिलेटेड ग्राफ बनाने के बाद, अब मैं बी के बारे में सोचना सिखाऊंगा कि बी कैसे लिखा जाए और फाइनली सी कैसे लिखा जाए. बी के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना सीखना होगा. देखिए पहले ध्यान से देखिए. बी is varying through two paths. There is path 1 through which B is forming. There is path 2 through which B is decreasing. अब मैं कहता हूं path 2 के लिए यदि मैं लिखूं तो dB by dt through path 2 B is decreasing, इसलिए आगे एक माइनस साइन लगा देता हूं. dB by dt थ्रो पार्ट 2, सिंस इट्स डिक्रीजिंग इसलिए आगे माइनस साइन लगा दिया. अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी बन गया एंड इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर डीके विद डीके कांस्टेंट लैम्डा, हेंस दिस इज इक्वल टू लैम्डा बी. और एक और बात इधर जरूर लिख देता हूं, पाथ 2 से जो भी कुछ बी डिक्रीज हो रहा है उसी पाथ से सी उतना ही बन रहा है. दिस इज ऑल्सो डीसी बाय dt. यह चीज भी मुझे लिखना चाहिए. अभी मुझे काम सिर्फ इस बात का है, मगर मैं आगे के लिए dc by dt भी लिख देता हूं. d by dt थ्रो पार्ट 2 इज लैम्डा बी. अब मैं एक जनरलाइज्ड इक्वेशन कहता हूं. b का वेरिएशन यदि दो पाथ से हो रहा है, पाथ 1 प्लस पाथ 2, हेंस ओवरऑल db by dt would be equal to dB by dt through path 1 plus dB by dt through path 2. Now this is a generalized concept, it's always applicable. B एक ऐसी क्वांटिटी है, B एक ऐसा फंक्शन है जिसका वेरिएशन दो पाथ से हो रहा है. So rate of change of B through path 1 plus rate of change of B through path 2 is equal to overall rate of change of B. मैंने यह बात लिखी है. dB by dt through path 1 plus d by dt through path 2 is equal to overall d by dt. एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे समझना चाहिए. मैं इसी को अप्लाई करूंगा और कहूंगा dB by dt
is equal to dv by dt through path 1. dv by dt through path 1 is this c, and dv by dt through path 2 is this minus of lambda b. Now this is a important differential equation for b. इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना सीखना जरूरी है. b के लिए यह डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जा सकती है. मैं इसे सॉल्व करूंगा, आप इसे लिखना सीखिए. dv by dt, overall dv by dt is dv by dt through path 1 which is c, dv by dt through path 1 is c, and plus dv by dt through path 2, dv by dt through path 2 is minus of lambda b. पाथ 1 से c रेट से b बन रहा है, पाथ 2 से लैम्डा b रेट से b कम हो रहा है, और इस ओवरऑल रेट से b चेंज हो रहा है. Learn how to write this differential equation for b. Now, I'll solve this differential equation in order to get the value of b. इस differential equation को solve करने के लिए मैं इसे rearrange करूंगा. db upon c minus lambda b is equal to dt, और इसे दोनों साइड इंटीग्रेट करूंगा. मैं dt को ऊपर ले गया हूं और c माइनस लैम्डा b को नीचे ले आया हूं. अब मैं लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. एट टाइम t इक्वल टू 0 b इज 0, एंड आफ्टर एनी टाइम t इट बिकम्स इक्वल टू b. टाइम t इक्वल टू 0 पर b की वैल्यू b है, एंड एट एनी टाइम t b इज b. नाउ, क्या आपको इसका इंटीग्रेशन आता है? यदि आपने डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलस में अच्छी तरह सीख रखा है तो आपको इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए. -1 बाय लैम्डा ऑफ लॉन ऑफ c माइनस लैम्डा b, एंड लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू b. dt का इंटीग्रेशन t, limit goes from 0 to t, and then I will solve this. Ln of c minus lambda b minus ln c equal to minus of lambda t, and I will finally write this like this. Ln of c minus lambda b upon c is equal to minus of lambda t, or b is equal to c upon lambda into 1 minus e to the power minus of lambda t. This is b at any time t. किसी भी समय पर यह b होगा. a के लिए मैंने इक्वेशन लिख दी. a is n0 minus ct, और b at any time t is c by lambda into 1 minus e to the power minus lambda t. This is b at any time t. किसी भी टाइम t पर यह b होगा. अब b at infinite टाइम भी लिखा जा सकता है, ग्राफ भी प्लॉट करा जा सकता है. b at infinite टाइम लिखने के लिए मैं कंडीशन अप्लाई करता हूं. as t approaches infinity, e to the power minus lambda t approaches 1 minus e to the power minus lambda t. This thing approaches 0, and b approaches c by lambda. So b at infinite time would be c by lambda. So this is b at infinite time, which is c by lambda. While b at 0 time is 0. b at 0 time is 0. आप सॉल्व करके सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए. So I can always plot for the graph. मैं इस कंडीशन को इधर जरूर लिखता हूं.
B at 0 time is 0 and B at infinite time is C by lambda. और मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं B वर्सेस टाइम के लिए, and the graph would look like this. 0 time पर this, at infinite time it's C upon lambda, and this is exponential growth. और B एट इनफाइनाइट टाइम पर जो है इसी को हम रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, इसी को हम रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम कहते हैं, क्योंकि इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर dV by dt 0 हो जाएगा. दिस इज रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम. रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम एट infinite time. dV by dt becomes 0, B becomes constant, that is C by lambda. इस केस में rate of formation of B through path 1 and the rate of decay of B through path 2 becomes equal. dV by dt through path 1 is equal and opposite to d by dt through path 2. जिस रेट से B बन रहा है पाथ 1 से, उसी रेट से B डीके होता है और रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम बन जाता है और B कांस्टेंट हो जाता है. फिर B ना बढ़ सकता है ना घट सकता है. प्लीज यहां तक पहले नोट डाउन कर लीजिए. नाउ इन दिस केस आफ्टर राइटिंग A with time and B with time, A का टाइम के साथ B का टाइम के साथ मैंने इक्वेशन लिख दिया. दिस A वेरिएशन विद टाइम, दिस B वेरिएशन विद टाइम. मैं हाउ C इंक्रीजेस विद टाइम, इसके लिए सोचने का तरीका बताता हूं, इसके लिए ग्राफ बनाने का तरीका बताता हूं. मैं इसे साफ कर देता हूं और I need some space, इसलिए इस पोर्शन को, और क्यों ना मैं इसे भी साफ कर दूं अननेसेसरी, यह भी अब मेरे किसी खास काम का नहीं है और मेरे काम का अब यह भी नहीं है शायद. ये सारी चीज आपने नोट डाउन भी कर ली होगी. दिस इज सिंपली अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन और बाकी चीजें भी लिखी रहने देता हूं. नाउ सी विथ टाइम, देखिए मैं कहता हूं इनिशियली जितना भी ए था, जितना भी ए बचा रहा और बी जितना भी बचा रहा, इसे हटा दीजिए तो बाकी सारा सी में कन्वर्ट हो गया होगा. इनिशियली जितना भी ए था, जितना भी ए बचा रहा, जितना भी बी बचा रहा, बाकी सारा सी में कन्वर्ट हो गया होगा. इनिशियली ए था एन नॉट, इनिशियली जो ए था दैट वाज एन नॉट माइनस ए जो बचा रहा दैट इज एन माइनस जो भी बी बचा रहा दैट इज बी एंड दिस इज इक्वल टू सी. एन नॉट माइनस एन की जगह मैं लिख देता हूं एन नॉट माइनस सी टी माइनस बी की जगह मैं लिख देता हूं सी बाय लेमडा इंटू 1 माइनस ई टू पावर माइनस लेमडा टी एंड दिस इज इक्वल टू सी. ये जो सी है रिएक्टेंट सी की बात कर रहा हूं, ये जो सी है कॉन्सेंट्रेट सी. कंफ्यूज ना हो जाना, इसको कैपिटल सी से लिखो, इसको स्मॉल सी. यहां एन नॉट कैंसल्ड. सी एट एनी टाइम, सी एट एनी टाइम
would be Ct minus C by lambda into 1 minus e to the power minus lambda t. This is C, the variation of C with time. C का वेरिएशन टाइम के साथ यह होगा. लिमिट से हम चेक कर लें. एट t इक्वल टू 0 C की वैल्यू 0 आएगी. t इक्वल टू 0 पर C की वैल्यू 0 आएगी. एंड when t approaches large value तो e टू द पावर माइनस लैम्डा t 0 हो जाएगा. तब ये जो C आएगा दैट इज Ct माइनस C बाय लैम्डा. स्ट्रेट लाइन आएगा फॉर लार्ज t. फॉर लार्ज t e टू द पावर माइनस लैम्डा t अप्रोचेस 0. e टू द पावर माइनस लैम्डा t अप्रोचेस 0 और 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा t अप्रोचेस 1. अब हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं फाइनली C वर्सेस टाइम के लिए. C वेरिएशन ऑफ C विथ टाइम. लार्ज t के लिए इट्स Ct माइनस लैम्डा. तो Ct माइनस C बाय लैम्डा. तो एक इस तरह से एक डॉटेड लाइन बनाता हूं. इसको माइनस C बाय लैम्डा लिखता हूं और इधर स्लोप इक्वल टू C. और 0 टाइम पर यह ऐसा है. एंड ओवर लार्ज C लार्ज t यह इस तरह से स्ट्रेट लाइन बन जाएगा. दिस इज द वेरिएशन ऑफ C विथ टाइम. इस तरीके से C टाइम के साथ वेरी करेगा. लिमिट्स का कंसेप्ट लगाना है इस इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाने के लिए. t इक्वल टू 0 पर यह 1, दिस कंप्लीट टर्म बिकम 0, दिस ऑल्सो टर्म बिकम 0. तो C बिकम 0 एट t इक्वल टू 0. फॉर लार्ज t दिस टर्म वुड बी 0 एंड दिस इज Ct माइनस C बाय लैम्डा. तो Ct माइनस C बाय लैम्डा के लिए स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने इस तरह से. यह स्ट्रेट लाइन Ct माइनस C बाय लैम्डा के लिए. और अल्टीमेटली यह कर्व इस स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है. यह सारी बात नोट डाउन कीजिए. यही सिचुएशन पूरी जो हमने कार्बन डेटिंग का कंसेप्ट पढ़ा है, जिसमें हमने यह बात सीखी है कि C14 इज कांस्टेंट इन द एनवायरनमेंट. C14 एनवायरनमेंट में कांस्टेंट इसी रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम की वजह से है. ये जो B है इसकी जगह पर आप C14 को सोचिए. जरा सोचिए, नेचर में C14 कांस्टेंट रेट से बन रहा है अपर एटमॉस्फेयर में. नेचर में C14 कांस्टेंट रेट से बन रहा है अपर एटमॉस्फेयर में. मैं वहां बताता हूं एक और बात. इन सबको साफ कर देता हूं. अब कांस्टेंट रेट से C14 अपर एटमॉस्फेयर में इस तरीके से बन रहा है. इन अपर एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन न्यूट्रॉन्स के साथ में कंबाइन कर रही हैं और सन की कॉस्मिक रेस को एब्जॉर्ब कर रही है. और यह बन रहा है C14. और यह कांस्टेंट रेट के साथ
कांस्टेंट रेट सी, जीरो ऑर्डर प्रोसेस है यह। हम कहते हैं सन से कांस्टेंट रेट से कॉस्मिक रेस आ रही है, सन से कांस्टेंट रेट से कॉस्मिक रेस आने से नाइट्रोजन 14 कांस्टेंट रेट से न्यूट्रॉन्स के साथ में कंबाइन करके C14 बना रही, और यह C14 फिर अर्थ सरफेस पर एट नियर अर्थ सरफेस, यह C14 कार्बन डाइऑक्साइड बना के नीचे आ जाता है, अर्थ सरफेस पर जाता है, और नियर अर्थ सरफेस यह C14 दोबारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है इस रिएक्शन से। नाउ दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डीके with half life of 5770 years। ये जो प्रोसेस है इसमें इसी तरह का पहले सीरीज जी के चल रहा है, पहले जीरो ऑर्डर कांस्टेंट रेट से, फिर फर्स्ट ऑर्डर, और इनफाइनाइट टाइम हो चुका है, और C14 इज एट रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। C14 इज एट radioactive equilibrium। C14 रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम पर है, और इसकी वैल्यू C बाय लैम्डा है इनफाइनाइट टाइम के बाद, जैसे हमने बताया, और ये कांस्टेंट रहेगी किसी भी बॉडी के अंदर, जीवित बॉडी के अंदर। जब तक वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंज्यूम करता रहता है तब तक उसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता रहता है, या C14 कांस्टेंट रहता है। मगर यदि वो मर जाता है तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंज्यूम करना बंद कर देता है, C14 कम होने लगता है, और इसी तरह के रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम में C14 है। एक और सिचुएशन में बताता हूं जहां पर इस तरह की सिचुएशन बनेगी, हम ले सकते हैं इसी तरह की सिचुएशन, वो ही बताता हूं, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक और सिचुएशन बताता हूं जब यही कंडीशन कंसेप्चुअलाइज करी जा सकती है, सोची जा सकती है। मैंने एक तो C14 का रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम बताया, दूसरा जो सिचुएशन बन सकती है उसे ध्यान से देखें। जस्ट इमेजिन A गिविंग यू B, दिस प्रोसेस हैव गॉट half life of 100 years, and B giving you C, this process have got half life of 10 hours, and A is large and time of experimentation is 10 days। इस सिचुएशन को देखिए, A गिविंग यू B, इसकी हाफ लाइफ है 100 ईयर्स, मतलब A का B में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें A आधा हो जाएगा 100 साल में, 100 साल में A आधा होता है, 200 साल में 1/4 होता है। जबकि B, जैसे B बनता है B गिविंग यू C, इसकी हाफ लाइफ है 10 आवर्स, और A लार्ज है एंड टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन और टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10 डेज। अब हम कहते हैं this 10 days or 1 or 2 days is negligible as compared to 100 years। 100 years के रेस्पेक्ट में 10 days negligible है, इग्नोरेबल है। इस 10 दिन में A में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा, और A का जो B में ट्रांसफॉर्मेशन है उसे कांस्टेंट रेट से माना जा सकता है। हम कहते हैं this 10 days is very very small as compared to 100 years। इस 10 दिन में A में कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा, सो A giving you B, this would occur at constant rate। यह कांस्टेंट रेट से होता हुआ दिखेगा C, और it appears
जीरो ऑर्डर, ऐसी स्थिति में ये आपको जीरो ऑर्डर दिखेगा कांस्टेंट रेट सी दिखेगा इसका, क्योंकि 10 दिन 100 साल के मुकाबले बहुत ही कम है और 10 दिन में ए में कोई खास चेंज नहीं आना है, सो माइनस जी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट दिखना है। वाइल दिस 10 days is very large as compared to 10 hours. 10 hours के मुकाबले यह जो 10 days है, जो टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट है, बहुत लार्ज है। तो यह पूरी तरह से फर्स्ट ऑर्डर ही दिखेगा विथ डी के कांस्टेंट लैम्डा। तो यह सिचुएशन भी बिल्कुल इस तरीके से बनी हुई दिखेगी, ए गिविंग यू बी जीरो ऑर्डर और बी गिविंग यू सी फर्स्ट ऑर्डर। इसके लिए क्या कंडीशन है कि ए गिविंग यू बी की हाफ लाइफ बहुत ही ज्यादा हो और इतनी अधिक हाफ लाइफ के साथ में ए कोई खास जीके होगा ही नहीं 10 दिन के अंदर, और बी गिविंग यू सी इसकी हाफ लाइफ टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन के कंपैरेबल हो। इस सिचुएशन में भी हम यही कंसेप्ट, यही फंडामेंटल लगा सकते हैं। इस सिचुएशन में भी रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम सोचा जा सकता है बी के लिए, जब हम यह कहेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी वुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ डीके ऑफ बी। दैट्स ऑल अबाउट दिस कंडीशन। अब मैं अगली सिचुएशन बताऊंगा, वंस अगेन अ सीरीज जीके गिविंग यू बी गिविंग यू सी, और इस बार दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर रखूंगा और उसको सॉल्व करने का तरीका दिखाऊंगा। पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए।